कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति पर एनसी के कार्यकर्ता हैरान। एनसी ने डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून को अध्यक्ष किया है नियुक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले पर कारगिल के अवाम भी हैरान। गजा में अस्पताल पर हुए हमले की महबूबा मुफ्ती ने की आलोचना। कहा इजराइल निर्दोष लोगों को बना रहा है निशाना। दुनिया भर की चुप्पी पर उठाए सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अक्टूबर को आ सकते हैं हिमाचल। सुंदरनगर में बीजेपी कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। मंडी संसदीय सीट पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का होगा प्रयास। नशे के खिलाफ पुलिस बड़े पैमाने पर चला रही है अभियान। शोपियां जिले में एक नशा तस्कर के घर को किया गया कुर्क। सहायक प्रशिक्षण केंद्र शेरी बारामुल्ला में पासिंग आउट परेड। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी ने की शिरकत। 510 नए जाबाजों ने परेड में लिया हिस्सा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ बोहरेरा। शुरुआत बड़े मुद्दे के साथ करेंगे। हमास इजराइल युद्ध पर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया है। कल एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में आना चाहिए। वहीं आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हमास इजराइल संघर्ष पर कहा कि सरकार को इजरायली ताकतों द्वारा नागरिकों की हत्याओं के खिलाफ बोलना होगा। यहां तक कि एनसी नेता शमीमा फिरदौस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हमास कोई आतंकवादी संगठन है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियों को राजनीतिकरण न करने की सलाह दी थी। और चलिए इस इशू पर और बात करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। समीर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन हमास और इजराइल का जो संघर्ष है वो आज 12वें दिन में दाखिल हो गया है। लड़ाई हमास और इजराइल के दरमियान समीर हो रही है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर पक्ष और विपक्ष जो है इस लड़ाई को लेकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पूरे नेशनल सिनेरियो की बात करें तो नेशनल लेवल पे भी जो फिलिस्तीन इशू पे जो हमास इसराइल इशू है उस पे जबरदस्त लफ्जी वार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादातर दिख रहा है। अपोजिशन पार्टीज जो है लगातार बीजेपी को और बीजेपी लगातार अपोजिशन पार्टीज को इस पर कोस रही है। इसराइल और हमास का जो जंग है वो बड़ी दूर चल रहा है, लेकिन क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट है वो हर जगह पे देखने को मिल रहा है। और आज की अगर हम बात करें, कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो फिलिस्तीन है वो हमारा दोस्त रहा है और ये इंडिया को भूलना नहीं चाहिए। उनका ये था कि इसराइल को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है भारत की तरफ से ये गलत है। उनका कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा था। और आज देखिए महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये कोई ये इंसानियत की लड़ाई है। और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए और जो हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है फिलिस्तीन के साथ उस पर बात करनी चाहिए। जब इस पर मैंने बात की, शमीमा फिरदौस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि वो तो हमास को टेररिस्ट आउटफिट मानती ही नहीं है। उनका ये कहना है कि जो इसराइल है उन्होंने ये फैलाया है और इसी तरह से जो इसराइल ने जो एक तरफ से सिविलियन किलिंग्स की है, उनके मुताबिक जिस तरह से इसराइल काम वहां पे कर रहा है, फोर्सेस उनके कर रही है, वो गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। तो जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है लगातार इसराइल को कोस रही हैं और इंडिया को और भारत सरकार को याद दिला रही हैं कि फिलिस्तीन के साथ जो हमारे पॉलिटिकल सियासी और सोशल रिलेशंस रही हैं बहुत पुराने सदियों से, उसकी वो दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार को उस रिलेशन जो पहले का रिश्ता रहा है उसकी याद वो दिलाते हैं और साथ में कह रहे हैं कि आपको इस पर जो इसराइल है उस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। और जो अभी की नीति है सरकार की, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि जो
सिविलियन किलिंग, आज नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि जो सिविलियन किलिंग्स हो रही है उनको बंद होनी चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जो टेररिज्म है, टेररिज्म के खिलाफ हम हैं। और कल आपने अजीत डोभाल का जो सुना होगा, उन्होंने भी एनएसए ने कहा है कि टेररिज्म को किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब अपोजिशन पार्टीज ने लगातार यहाँ पे इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जम्मू कश्मीर की, तो बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली है हुरेरा, क्योंकि लफ्जी जंग तो अब लोकसभा इलेक्शन के लिए है। सारी जो पार्टियां हैं वो अपना रास्ता तलाश रही हैं, अपनी जमीन तलाश रही हैं। तो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वाई शर्मा, जब मैंने उनसे उस पर बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी ये मानती है कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में जो है वो गलत है। हमास ने जो शुरुआत की वो गलत था, उन्होंने बच्चों को मारा, वहां पे लेडीज पर हमला किया, औरतों पे हमला किया। और उस फॉर्म में जो हमास है उसको हर एक को उस पर कंडेम करना चाहिए कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, टेररिज्म का कोई ये नहीं होता कि ये ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ग्लोबल प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है वो हमें हर एक को उसके लिए यूनाइटेड होना पड़ेगा। और जो हमास ने जो किया है वो गलत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिविलियन किलिंग दोनों तरफ से हो रही है और कोई भी सिविलियन किलिंग करता है वो गलत है, सिविलियन किलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेररिज्म के खिलाफ हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है। हमने टेररिज्म को कभी सपोर्ट नहीं किया, दहशतगर्दी जो है, आतंकवाद जो है उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बीजेपी और अपोजिशन पार्टीज, खासकर जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, इस इसराइल हमास वॉर पे, युद्ध पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सियासत चल रही है, वो कल से हमने लगातार, इवन कि कई दिनों से लगातार, आपने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, महबूबा मुफ्ती रोज इस पर बात कर रही है, कल फारूक अब्दुल्ला और आज शमीमा फिरदौस ने बात की। लेकिन बीजेपी भी इसको काउंटर कर रही है। बीजेपी कह रही है कि देखिए वो लड़ाई है, लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन लड़ाई जो है अब आतंकवाद जो है और पीस के दरमियान है, और उसमें पीस जीतेगा, आतंकवाद डिफीट होगा। कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था, उनका ये कहना था। वाई शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये समझना चाहिए, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कि जो एक प्रक्रिया है, जो एक लॉ है, लॉ के अंडर जो जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुकी है। एक चीज और है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने अचानक यह हमला किया था इजराइल पे, और काफी इजरायलियों को बंधक भी बना लिया था, मासूमों को मारा था, उसके बाद भारत की तरफ से जो बयान आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार, प्रधानमंत्री इजराइल के साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमारे ही यहां की कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो हैं अपोजिशन के, वो सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में जो मैसेज जाएगा ग्लोबल लेवल पे, जिस मैसेज की बात की जाए, तो वहां पर एक तरह से हम बटे हुए नजर आएंगे, और हमारी सरकार की जो मजबूती है वो भी इसमें नजर नहीं आएगी। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, इस तरह की ये जो पार्टियां हैं या दूसरी और जो पार्टियां हैं नेशनल लेवल पे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो ये पार्टियां सरकार की जो पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से अलग खड़ी नजर आती हैं। समीर, देखिए बिल्कुल इस पे जो फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी पे अगर सरकार ने कोई एक हम ये कहेंगे लाइन खींची है, तो उस लाइन के साथ पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज है उनका भी ये रहता है कि वो भी उस लाइन के साथ खड़ी होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब पास्ट में फॉरेन पॉलिसी पे कोई भी इशू आता था, चाहे वॉर के टाइम पे या कोई बड़ा क्राइसिस आता था, और किसी इशू पे लाइन लेनी होती, खींचनी होती थी, तो सरकार की जो लाइन थी, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या किसी और की गवर्नमेंट थी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको साथ देती थी। उनका ये मानना होता था कि अगर हम घर में लड़ रहे हैं, आपस में हमें मतभेद है, लेकिन हम बाहर इसको उजागर नहीं होने देंगे, और भारत अगर नेशन के इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि है, और उस पर हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आपने सही कहा, जो ये इशू है, जो हमास इसराइल इशू है, इस पे सरकार, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां डिवाइड हुई है। और सबसे दुख की बात है कि जो गवर्नमेंट ने एक लाइन खींची है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस इशू पे, उसके साथ जो अपोजिशन पार्टीज वो दिख नहीं रही है, साथ नहीं दे रही है। और यही हाल जम्मू कश्मीर में भी है। जम्मू कश्मीर में भी जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे, वो अपनी अपनी बातें इस पे कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइन उन्होंने खींची हुई है, और जिसका साफ इशारा यह है कि क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शंस में बहुत कम टाइम रहा, 5 महीने, तो हर कोई पार्टी किसी भी मुद्दे पे अब राजनीति कर रही है, चाहे वो
कोई भी पार्टी हो वो राजनीति कर रही है, उस पर अपनी सियासत गरमा रही है, और जो इश्यूज हैं, जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, चाहे इसराइल हमास का जो इशू है, उस जैसे इशू पर भी वो राजनीति कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर को अपनी तरफ खींचे, अपनी जमीन को मजबूत करे। और यही जो चीज हमें इस टाइम भी दिखने को मिल रही है कि डिफरेंट वॉइसेस हर तरफ से आ रही हैं इस इशू पे, जबकि होना यह चाहिए था कि ये जो सेंसिटिव इशू है, फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन इशू पे फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, फॉरेन नेशन का मैटर है, और इस पे बहुत ज्यादा जो सबकी नजरें हैं, तो इस इशू पे कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को एकमत होना चाहिए था। और गवर्नमेंट ने जो लाइन खींची है, गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है, जो पॉलिसी बनाई इस पर, उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुरेरा नहीं हो रहा है। और हम ये लगातार जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि यहाँ की जो सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से इस चीज को ले रही हैं। जी हुरेरा। हाँ बिल्कुल समीर, क्योंकि 2014 के बाद से अगर देखें तो भारत इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। मिडिल ईस्ट को लेकर सरकार की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव तो देखने को मिला है 2014 के बाद समीर। नहीं, बिल्कुल इसराइल के साथ, क्योंकि जब कांग्रेस रजीम था तो फिलिस्तीन के साथ हमारा एक बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन था, लेकिन वक्त बदला, स्टैंड बदला, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत सारा चेंज आ गया। कभी हम रशिया के क्लोज होते थे, लेकिन यूनाइटेड जो अमेरिका है उसके क्लोज आने लगे। तो क्योंकि इसराइल और अमेरिका एक ही ब्लॉक के हैं, तो इसराइल के साथ भी हमारा, और खासकर डिफेंस में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता मजबूत हुआ। और अगर हम डिफेंस की बात करें तो हम जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया है इस वक्त डिफेंस का एक बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से इंपोर्ट करता है। इसराइल हमें बहुत सारी चीज़ों में जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वो साजो सामान है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिलती हैं। तो इसराइल के साथ हमारा बहुत ज़्यादा रिश्ता मजबूत हुआ। और इसराइल के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे पहले के हो या ये जो अभी के हैं, यहाँ इंडिया भी आए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए, तो इसराइल और इंडिया का है। लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सिविलियन किलिंग नहीं होनी चाहिए, और जब सिविलियन किलिंग हो रही है तो वो दोनों साइड से हो रही है। इसका साफ मतलब है कि हमने एक मिडिल पाथ इसमें ले लिया है। हम पूरा फुली उस इसराइल के साथ में, अगर इसराइल कल जो चीजें हो रही हैं, अगर इसराइल गलत करता है, सिविलियन किलिंग करता है, तो उसके खिलाफ भी सरकार का एक स्टैंड है। लेकिन सरकार टेररिज्म के खिलाफ भी है। सरकार का मानना है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आउटफिट है, उसके साथ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। उसने जो किया है वो गलत है, एक सरकार का स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो पॉलिसी है वो यही है कि जो गलत हो रहा है, बिल्कुल सरकार ने, बिल्कुल समीर, सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मासूमों का कत्लेआम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरह से किया जा रहा है। तो ऐसे में जब सरकार का जो स्टैंड है, सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस पर हमारी जो दूसरी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन है, उनको भी एक तरह से साथ आना चाहिए ताकि ग्लोबल लेवल पर भी हमारी सरकार की मजबूती एक तरह से जाहिर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इश्यू पर और चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। करगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में एनसी द्वारा डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून की नियुक्ति ने कई एनसी कार्यकर्ताओं और करगिल के आम लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि पार्टी निवर्तमान अध्यक्ष फिरोज खान को फिर से इस पद पर नियुक्त करने जा रही है। फिरोज खान को पहले से ही इस पद पर रहने का तजुर्बा रहा है, वो 5 सालों तक इस पद पर काबिज रहे, लेकिन एनसी के इस फैसले से फिरोज खान के करीबी हैरान हैं और निराश हैं। उनका कहना है कि फिरोज खान को एक और मौका दिया जाना चाहिए था। और चलिए सीधे इस वक्त करगिल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मौरूफ स्टेंजिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौरूफ, एक तरह से देखा जाए करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई थी, लेकिन करगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जो मोहम्मद जाफर को बनाया गया है, इस पर अब एनसी के अंदर ही एक नाराजगी, जो कार्यकर्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनके अंदर एक नाराजगी पाई जा रही है। जी हुरेरा, तो जैसा कि हम सबको बखूबी मालूम है, कल जो सारे काउंसलर को ओथ एडमिनिस्ट्रेट किया गया, उसके बाद जो उन्होंने एनसी और कांग्रेस ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो आउटगोइंग सीसी जो फिरोज खान है, उन्होंने ही जो डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून का नाम सीसी के लिए प्रपोज किया, तो लोग हैरान हो गया। और
अभी आप जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ये फिरोज़ खान के फेवर में लिख रहा है कि उनको सीसी होना चाहिए। हालांकि कोई ऑफिशियल अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ नहीं किया है कि ओपनली नहीं किसी ने बताया, लेकिन सोशल मीडिया पे ये काफ़ी लोग जो डॉक्टर जाफ़र को सीसी के तौर पे उनको नॉमिनेट किया तो काफ़ी नाराज़ लोगों के सामने आ रहा है। लोग अपने जो इच्छा जाहिर कर रहा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको बता दूं कि जो डॉक्टर जाफ़र है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि पास में वो सीएमओ करगिल भी रह चुके हैं और एनसी के जाने माने लीडर माना जाता है। तो अभी इस वक्त आपको बता दूं कि हालांकि कोई ऑफिशियली किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग नाराज़ जता रहे। जी हुरेरा। बिल्कुल मोरूफ, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि फिरोज खान के पास एक तो तजुर्बा था, इससे पहले वो इस पद पर रह चुके हैं, 5 साल से ज्यादा वो इस पर काम कर चुके हैं, तो ऐसे में लोगों को एक हैरानी हुई जब नया नाम उनके सामने आया अध्यक्ष पद के लिए, तो लोगों को हैरानी हो रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नए नाम को लेकर एक तरह से चर्चा काफी तेजी से हो रही है। जी हुरेरा, तो जैसे आपने बताया कि फिरोज़ खान के काम से काफ़ी लोग खुश थे, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग हो, सभी लोग उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो जो पहले मिनिस्टर भी रह चुके जो जब JNK गवर्नमेंट था, उनको काफ़ी तजुर्बा है, तो इसलिए उनको सीसी की जो पद पे बैठे उन्होंने अच्छा काम किया, सभी लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो सभी लोग जाहिर सी बात है दोबारा उनको देखना चाहते थे सीसी के तौर पर। लेकिन जो इस वक्त जो कॉलिशन चल रहा है उसके अंदर जो एनसी को 2.5 साल हुकूमत करने का मौका मिला, तो उन्होंने डॉक्टर जाफ़र को अपॉइंट किया सीसी के तौर पे। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ हुआ, तो लोग अपना जो नाराज़गी है, जो अपना सेंटिमेंट्स है, वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स के ज़रिए बताया जा रहा है। जी हुरेरा। अब मोरूफ, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब ये फैसला हो गया है, अध्यक्ष का नाम एक तरह से सबके सामने है, ऐसे में एनसी के अंदर जो नाराजगी है, जो एनसी के अंदर कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी इस नाम को लेकर आ रही है, तो क्या आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उससे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि कार्यकर्ता अगर नाराज होंगे तो आगे चलकर पार्टी को परेशानी उठानी पड़ेगी। जी, तो जैसे आप लोगों को जो फिरोज़ खान सीसी के तौर पे देखना चाह रहे हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपीरियंस वो देख चुके, तो वो जाहिर सी बात है वो लोग देखना चाह रहे। लेकिन जो एनसी ने तय किया, फैसला किया कि आपको बता दूं कि फिरोज़ खान खुद उन्होंने जो डॉक्टर जाफ़र का नाम प्रपोज किया, तो सभी उन्होंने जो इलेक्टेड काउंसलर ने उन पे सहमति जताया। तो जाहिर सी बात है जो लोग जिनको सीसी के तौर पे देखने चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो आप आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि फिरोज़ खान के समर्थक किस तरह से एनसी में परेशानी ला सकते हैं या मोरूफ। लेकिन आम लोगों का क्या कहना है, जनता का, आवाम का क्या कहना है? जिस आवाम ने वोट दिए थे और जो वोटर्स चुन कर लाए हैं, जिस जनता ने चुना है, उनका क्या कुछ कहना है? यही जी, मैं जैसे आपको पहले बताया कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिरोज़ खान के नाम पर दोबारा जो 5th इलेक्ट जैसे इलेक्ट हुआ तो दोबारा सीसी बनेंगे। लेकिन फिरोज़ खान का नाम नहीं लिया, फिर डॉक्टर जाफ़र का नाम लिया, तो काफ़ी लोगों को हैरान हुआ कि अचानक से डॉक्टर जाफ़र का नाम। और डॉक्टर जाफ़र पहले उनको भी थोड़ा तजुर्बा है, क्योंकि वो सीएमओ रह चुके हैं। तो लोग आप जैसे जैसे टाइम बीत जाएंगे तो उनकी जो एक्सपीरियंस, जो काम करने से जो काम करेंगे उससे लोग खुश होंगे। फिलहाल के लिए जो फिरोज़ खान की खासकर चाहने वाले काफ़ी ओपनली बता रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिरोज़ खान को एक और चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किया करगिल। बिल्कुल मोरूफ, लेकिन करगिल में चुनाव के बाद से जब से नतीजे आए हैं तो हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 22 सीटें जीती है, कांग्रेस 10 सीटें जीत कर आई, और ये बड़ी जीत है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन रही थी, हालांकि वो बात बन गई और सीट शेयरिंग का जो मामला था वो हो गया।
अब जब प्रेसिडेंट चुनने की, अध्यक्ष चुनने की बारी आई है, तो उसमें भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर या जो अलायंस है उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी, जो अलायंस की बात करें तो एनसी और कांग्रेस के अलायंस अगर ना होता तो करगिल में गवर्नमेंट बनता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ चांस नहीं था। अब मैं आपको बता दूं कि करगिल हिल काउंसिल में 26 इलेक्टेड काउंसलर है, उसमें से 12 एनसी, 10 आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, 2 इंडिपेंडेंट। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो 2 इंडिपेंडेंट वो भी जो एनसी और कांग्रेस के अलायंस में शामिल है, तो बाकी बीजेपी के पास तो 2। अब जो 4 नॉमिनेटेड जो गवर्नमेंट के पास हक होता है, 4 नॉमिनेटेड उनके पास भी वोटिंग रहे थे। तो जो करगिल में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 16 की मेजोरिटी चाहिए, 16 इंक्लूडिंग जो नॉमिनेटेड, जो अभी तो नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन वो उसको मिला के मेजोरिटी के लिए 16 काउंसलर की ज़रूरत है। तो अगर एनसी और कांग्रेस अलायंस नहीं होता तो ये गवर्नमेंट ही फॉर्म होने का चांसेस नहीं होता, क्योंकि एनसी के पास 10 से फिर एनसी के पास 12 सीट है, कांग्रेस के पास 10 सीटें। तो ये इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या 5 साल टिक पाएगा। और इन्होंने बताया कि जो एनसी और कांग्रेस के लीडर ने बताया कि जो आईएनडी अलायंस हुआ नेशनल लेवल पे, ये करगिल से शुरुआत हो रहा है। और करगिल में जो अलायंस है स्ट्रांगली 5 साल का जो टाइम होता है, टाइम 5 साल तक चलेगा बखूबी उन्होंने बताया। लेकिन आने वाले समय में देखना पड़ेगा किस तरह से जिस तरह से अभी एनसी में कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है जो सीसी की सीट को लेके, वो आगे देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल मोरू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए और एक और मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। जेपी नड्डा का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। अपने इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा कई स्थानों का रुख करेंगे। सुंदरनगर में नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। वहीं जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को हिमाचल में जमीनी स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर रोडमैप भी देंगे। और चलिए, हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आने वाले दिनों में जेपी नड्डा का दौरा हिमाचल का हो सकता है और इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बिल्कुल, और 23 अक्टूबर का ये दौरा लगभग तय हो चुका है। जेपी नड्डा के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय की तरफ से इसकी मंजूरी भी आ चुकी है और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 23 अक्टूबर को जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आएंगे। बिलासपुर जो संगठनात्मक जिला भाजपा का है, वहाँ पर एक कार्यालय भाजपा का बनकर तैयार है। उस कार्यालय का शुभारंभ जेपी नड्डा करेंगे और इस दौरान वो संगठनात्मक जिला सुंदरनगर और भाजपा के संगठनात्मक जिला मंडी, हम कह सकते हैं अब मंडी संसदीय क्षेत्र के को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे भी, बैठक भी करेंगे और स्वाभाविक तौर पर जनसभा को भी नड्डा वहां पर संबोधित कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार का स्वरूप भाजपा रखती है जनसभा का। क्या सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनको बुलाया जाता है, या फिर बड़ी विशाल जनसभा इसको बनाया जाता है। लेकिन इस कार्यालय के उद्घाटन के बहाने जेपी नड्डा मंडी संसदीय क्षेत्र में एटलीस्ट जो संसदीय चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर एक नब्ज भी टटोल कर चले जाएंगे और एक शंखनाद भी यहाँ से कर चले जाएंगे। कार्यकर्ताओं को एक सीधा संदेश देंगे कि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और किन मुद्दों के ऊपर
कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है। ये तमाम चीज़ें 23 अक्टूबर को क्लियर हो जाएंगी और उम्मीद ये लगाई जा रही है, क्योंकि मंडी संसदीय सीट पर भाजपा को हाल ही में करारी हार झेलनी पड़ी है। केवल 4 सीटों में से मंडी संसदीय सीट पर ही लोकसभा में कांग्रेस की सांसद विराजमान है, बाकी 3 पर बीजेपी है। तो ऐसे में भाजपा कोशिश करेगी कि यहां से एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि जेपी नड्डा खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, फीडबैक उनसे लेंगे, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से इस मुलाकात के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनके अंदर एक जोश आएगा। बिल्कुल राजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ठीक है, शायद राजेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जेपी नड्डा का हिमाचल का दौरा होने वाला है। 23 अक्टूबर को जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी इस दौरे में, और इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी 1-to-1 करेंगे, बातचीत करेंगे और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने का मंत्र भी जेपी नड्डा एक तरह से देंगे। राजेंद्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राजेंद्र, मैं ये कह रहा था कि जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं से आमने सामने बातचीत करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे उनमें काफी जोश होगा और काफी इंतजार भी होगा इस दौरे को लेकर। बिल्कुल अबू, और अबू मंडी संसदीय क्षेत्र की फिलहाल की वर्तमान की जो स्थिति अगर हम देखें तो विधानसभा चुनावों के बाद मंडी जिला है, वहां से जो 9 सीटें हैं, 10 में से जो 10वीं सीट है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ती है, धर्मपुर। 9 सीटें भाजपा के पास हैं। कुल्लू जिला से कुछ सीटें भाजपा के पास है। तो भाजपा जरूर पॉलिटिकल एज के ऊपर मंडी संसदीय क्षेत्र में जरूर है, लेकिन कांग्रेस से उम्मीद लगाई जा रही है कि कैंडिडेट वही पुराने वाली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह होंगी। तो ऐसे में मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से भी है। अब भाजपा क्या रणनीति अपनाती है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ भाजपा के पास जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पर मौजूद हैं, उन्हीं की अगुवाई में उस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो खुद चुनाव लड़ें या फिर किसी अन्य प्रत्याशी का नाम सजेस्ट करें, आगे करें। लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी भूमिका अहम रहने वाली है, खासकर मंडी संसदीय हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय सीट के ऊपर। तो ऐसे में जेपी नड्डा भी यहाँ नब्ज टटोल कर जाएंगी कि क्या वर्तमान स्थिति है, और अगर क्योंकि जिस प्रकार का कयास लगाए जा रहे हैं, और हमने देखा 5 राज्यों के चुनावों में बहुत से सांसदों को भी विधानसभा तो बिल्कुल राजेंद्र, कई मानों में इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और जब हिमाचल की धरती पर होंगे, ये खुद उनका एक तरह से होम राज्य है, तो ऐसे में जेपी नड्डा की भी नजरें होंगी कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति उनमें उनको दी जाए, और इसके अलावा उनमें एक तरह से जोश और उत्साह भरा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।